दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इंडोनेशियन मिस्ट्री हॉरर मूवी लाया हूँ। ये मूवी 2020 में रिलीज की गई थी और इसका नाम है मे द डेविल टेक यू 2। ये मूवी मे द डेविल टेक यू का सीक्वल है जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी और अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़की गडीस को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसकी दोस्त देवी आती है और पूछती है कि तुम अब हम लोगों से क्यों नहीं मिलती, हमें तो एक साथ रहना था। जिस पर गडीस कहती है कि तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, कि वो मुझ पर अटैक करता है। देवी उससे कहती है कि उसको मरे हुए काफी अरसा हो चुका है और हम लोग उससे आजाद हो चुके हैं, मगर गडीस उसको अपने जिस्म पर बने जख्मों के निशान दिखाते हुए कहती है कि ये सब उसने किया है, मैं अभी भी उसको फील करती हूँ, वो मुझे मारता है। देवी कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है। जिस पर गडीस एक तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो अभी भी यहीं पर है और तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। देवी को गडीस की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं लगती, इसलिए वो उस रात उसके पास रुकने का फैसला करती है। आधी रात को देवी को अपने एक और फ्रेंड बडी की कॉल आती है और वो बात करने के लिए रूम से बाहर चली जाती है। देवी उसे गडीस की बातें और कंडीशन के बारे में बताती है। तभी अचानक से उसे एक खिड़की खुली हुई नजर आती है और वो कॉल बंद करके उस तरफ देखने जाती है और फिर खिड़की को बंद करके वो हॉल में जाती है जहाँ टेबल पर उसे कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलती हैं जिसमें लिस्माना के फैमिली इंसिडेंट और उसकी मिस्टीरियस डेथ के बारे में लिखा हुआ था। तभी अचानक से वो खिड़की दोबारा खुल जाती है और वहाँ हमें कोई स्पिरिट नजर आती है। देवी भी उस तरफ पीछे देखकर बुरी तरह डर जाती है। अगली सुबह गडीस उठकर देवी को बुलाते हुए रूम से बाहर आती है तो उसे एक जगह ब्लड टपकता हुआ नजर आता है और जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ देवी की बॉडी एक डिमोनिक सिंबल के अंदर लटकी होती है जो कि तभी नीचे गिरती है। ये देखकर गडीस बुरी तरह रोने लगती है। अगले सीन में हम आफी और नारा को देखते हैं। इतना टाइम गुजरने के बाद भी अभी तक आफी को पैरानॉर्मल फिगर्स हॉन्ट करती थी और वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी खाती थी। नारा भी अपनी फैमिली को मिस करते हुए काफी उदास रहती थी, लेकिन आफी उसका काफी ख्याल रखती थी। रात को सोते हुए आफी को विस्परिंग सुनाई देती है और हम उसके पीछे उसी प्रीस्टेस की स्पिरिट देखते हैं जो आफी को हॉन्ट कर रही थी। वो काफी मुश्किल से अपने डर को कंट्रोल करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बिल्डिंग के बाहर से कुछ लोग उनके फ्लैट पर नजर रखे हुए हैं और अगली सुबह जब आफी की आंख खुलती है तो वो लोग उसके घर में घुस चुके थे। आफी उनसे लड़ने की कोशिश करती है मगर वो उसे और नारा को किडनैप करके अपने साथ शहर से दूर एक पुराने ऑर्फनेज में ले जाते हैं जो काफी सालों से बंद पड़ा था। वहाँ पर हम गडीस को भी देखते हैं। ये सब उसके फ्रेंड्स थे और अपने किसी मकसद के लिए उन दोनों को किडनैप करके यहाँ लाए थे। आफी को होश आता है तो अपने सामने एक लड़के को बैठा देखकर नारा का पूछती है और बोलती है कि तुम लोग हमें यहाँ क्यों लाए हो, लेकिन वो उसे सही से जवाब नहीं देता क्योंकि अपने घर पर आफी ने उसे डंडा मारा था। तभी रूम में एक लड़की जैनर आती है जो अपना और अपने साथी लियो और बडी का इंट्रोडक्शन करवाती है। वो आफी से उन्हें किडनैप करने के लिए अपोलोजाइज भी करती है। आफी उससे भी नारा का पूछती है और कहती है कि तुम लोग हमसे क्या चाहते हो। बडी कहता है कि नारा सेफ है और हमारे दूसरे साथियों के साथ है। उसके बाद जैनर आफी को बताती है कि ये बिल्डिंग एक ऑर्फनेज हुआ करता था जिसे 2 बे औलाद मियाँ बीवी चलाते थे। वो उसे कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहती है कि कभी यहाँ पर बहुत से ऑर्फन बच्चे रहते थे, फिर इस ऑर्फनेज की ओनर की वाइफ के मरने के बाद सब चेंज हो गया। उस टाइम पर यहाँ 7 बच्चे थे जिन्हें अडॉप्ट नहीं किया गया था और कुछ साल बाद वो सब थोड़े बड़े हो गए, लेकिन तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यहाँ का ओनर सही नहीं है। वो उन्हें टॉर्चर करता था और बहुत मारता था। जो बच्चा उसकी बात नहीं मानता था उसे वो आदमी अंधेरे कमरे में बगैर खाना दिए काफी दिनों तक बंद रखता था। आफी को उन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वो 7 बच्चे यही लोग थे जिन्होंने उसे किडनैप किया था। इन्होंने बचपन में उस ओनर को जिंदा जलाकर मार डाला था और उसका नाम अयूब था। पुलिस ने इस ऑर्फनेज को बंद कर दिया, जिसके बाद ये सब लोग डिफरेंट ऑर्फनेजेस में चले गए थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे। आफी के सारी बात जानने के बाद बडी उसे खोलता है जिस पर वो उसे थप्पड़ मार देती है तो जैनर उसे उसके कपड़े देती है और वो लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। आफी चेंज कर बाहर निकलती है तो उसे स्टेयर्स के पास एक जली हुई टॉय डॉल नजर आती है और फिर वो ऊपर एटिक में पहुंच जाती है। यहाँ हम अयूब के घोस्ट को देखते हैं जो आफी का नाम पुकारता है और फिर वो उसे स्टेयर से ऊपर की तरफ नजर आता है। आफी डरकर गिर जाती है और फिर फौरन से उठकर नीचे भाग जाती है जहां हॉल में वो सब फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे थे। वहां पर नारा भी थी। जैनर आफी का अपने बाकी फ्रेंड्स मार्था, क्रिस्टी और गडीस से इंट्रोडक्शन करवाती है
और दोबारा अपोलोजाइज भी करते हुए कहती है कि हमारा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। वो बोलती है कि हमें लगता है कि अयूब घोस्ट बनकर वापस आ चुका है ताकि हमसे बदला ले सके। उसने पहले गडीस पर अटैक किया लेकिन हम में से किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया, मगर अब उसने देवी को भी मार दिया है, जिससे हमें यकीन हो गया है कि उसका घोस्ट वापस आ चुका है। गडीस बोलती है कि मैंने उसे खुद देखा था, लेकिन क्रिस्टी को अभी भी उसकी बात पर डाउट हो रहा था, जिस पर गडीस इमोशनल हो जाती है। तो जेनर क्रिस्टी को डांटकर खामोश करवाकर वहां से भेज देती है। उसके बाद जेनर आफी से कहती है कि जैसे तुम्हारे फादर ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थे और तुमने खुद ये सब देखा था, इसी तरह हमें लगता है कि अयूब भी यहाँ किसी वजह से है। वो उसे ब्लैक बाइबल यानी डेविल की बुक देती है जिसमें उस प्रीस्टेस का इमेज भी बना था। आफी वो देखकर बुरी तरह डर जाती है और बाहर जाकर वॉमिट करती है। बडी वहां आफी के पीछे जाकर उसे पानी देता है, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, जिस पर बडी बताता है कि मैंने बचपन में अयूब को एक औरत से ये बुक लेते हुए देखा था। और यहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो औरत वही सैटेनिक प्रीस्टेस थी। बडी के पूछने पर आफी कहती है कि मेरे डैड ने काला जादू दौलत पाने के लिए किया था, क्योंकि वो लालची था और शायद अयूब अपनी मरी हुई बीवी को वापस लाना चाहता था काले जादू की मदद से। बडी बताता है कि देवी की डेथ के बाद मार्था ने इस ब्लैक बाइबल पर रिसर्च की है और उसे यकीन हो गया है कि अयूब को मारने की वजह से हम लोग एक कर्स में फंस चुके हैं, जिससे एक एक करके हम सब मर जाएंगे। वहां पर हमें गॉड का स्कल भी दिखाया जाता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक में बकरे का सर यूज हुआ था। उसके बाद वो सब लोग आफी को बिल्डिंग के बेसमेंट के पास ले जाते हैं। जेनर बताती है कि हमें इस जगह से सबसे ज्यादा डर लगता था, ऐसे लगता था जैसे यहाँ नीचे कुछ है जो बाहर आना चाहता है। वो लोग बताते हैं कि अयूब यहाँ पर अक्सर नीचे सेलर में जाता रहता था। उसके बाद वो लोग भी नीचे जाने लगते हैं, मगर क्रिस्टी नहीं जाती, तो आफी नारा को भी उसके पास छोड़ देती है। नीचे पहुंचकर आफी को अजीब सा फील होने लगता है और मार्था बोलती है कि इस कर्ज को खत्म करने के लिए हमें तुम्हारे ही जैसे किसी इंसान की तलाश थी। फिर वो ब्लैक बाइबल खोलकर आफी को डीमंस पर की गई अपनी रिसर्च के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि एंशिएंट लोगों का मानना है कि डीमंस को पूजने वाले इंसान उन्हें अपनी सॉल्स दे देते हैं और कुछ डीमन सैक्रिफाइसेस भी डिमांड करते हैं। अयूब मोलोक नाम के एक डीमन को पूछता था और वो उसे हम सबका सैक्रिफाइस देने वाला था। डीमंस के वर्शिपर का दिया हुआ कर्ज तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो इंसान उसे खुद खत्म करके सरवाइव न कर जाए जिस पर वो कर्ज दिया गया था। और क्योंकि तुमने ऐसा किया हुआ है, इसलिए अब इस कर्ज को भी तुम ही खत्म कर सकती हो। उसके बाद मार्था आफी को एक स्पेल पढ़ने और अपना ब्लड सैक्रिफाइस देने के लिए कहती है। आफी अपनी फिंगर पर कट लगाकर ब्लड उस बुक पर लगा देती है, जिसके बाद अचानक से उसकी हालत खराब होने लगती है और फिर उसे पास्ट का विजन आता है जब उन 7 बच्चों ने अयूब को इस सेलर में बंद कर जिंदा जला दिया था। मरने से पहले अयूब ने उन्हें कर्ज दिया था कि मास्टर तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। उसके बाद आफी भी होश हो जाती है। तभी अचानक से वहां ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है और वो लोग बुरी तरह डर जाते हैं। उधर क्रिस्टी को वॉकी टॉकी में अजीब सा शोर सुनाई देता है और वो उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जब लियो आगे से क्रिस्टी को हेलो कहता है तो एक डिमोनिक हंसती हुई आवाज आती है कि क्रिस्टी अब मेरी है। लियो डरकर वॉकी टॉकी फेंक देता है तो उसमें से हंसने की आवाज आने लगती है। आफी होश में आकर बुरी तरह कांपे जा रही थी। अचानक से सेलर का दरवाजा बंद हो जाता है और चीजें खुद ही उठकर गिरते हुए टूटने लगती हैं। वो सब बहुत ज्यादा डर चुके थे। तभी अचानक से एक सॉ ब्लेड पूरे कमरे में घूमते हुए उनके पीछे लग जाता है और फिर एक कोने में जाकर अटक जाता है। उसके बाद अयूब का घोस्ट जेनर को गले से पकड़ लेता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। आफी के अलावा उस घोस्ट को कोई देख नहीं पा रहा था। आफी और बडी जेनर को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, मगर घोस्ट उन दोनों को भी डरा देता है और फिर वो जेनर का सर जोर जोर से जमीन पर पटकते हुए उसे मार देता है। बाकी सब चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। अचानक आफी जोर से चिल्लाती है और फिर घोस्ट भी उसकी तरफ जोर से चिल्लाता है। उधर क्रिस्टी और नारा को बेसमेंट से उन लोगों की आवाजें आती हैं और क्रिस्टी देखने के लिए जाती है। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो आफी उसे बंद करने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले ही घोस्ट ऊपर जाकर उसे पोजेस कर लेता है और वो बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। उधर नारा भी क्रिस्टी को वहां देखने के लिए आती है तो क्रिस्टी उसके पीछे लग जाती है। आफी नीचे से आवाज देकर नारा को भागने का कहती है। नारा भागकर एक रूम में छुप जाती है। पोजेस्ड क्रिस्टी दरवाजे से अंदर जाने की काफी कोशिश करती है, मगर नारा दरवाजा लॉक कर देती है। अचानक से क्रिस्टी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है तो नारा वहां से भागकर ऊपर चली जाती है। क्रिस्टी भी डिमोनिकली चलते हुए उसके पीछे पहुंच चुकी थी। नारा वहां एक रूम में छुपी थी। क्रिस्टी बार बार मारते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही
थी। नारा डर कर जोर से आफी को आवाज देती है। उधर आफी भी सेलर से निकलने की कोशिश करती है। तभी क्रिस्टी अचानक दरवाजा तोड़कर रूम में पहुंच जाती है और नारा को ढूंढने लगती है। नारा कबर्ड के ऊपर छुपी थी। क्रिस्टी उस तक पहुंचकर उसे पकड़ती है तो नारा उसे नीचे फेंककर कबर्ड को उसके ऊपर गिरा देती है। अचानक से वो दोबारा उठकर आने लगती है तो तभी आफी वहां पहुंचकर नारा को रूम से बाहर भेज देती है। तभी घोस्ट आफी से कहता है कि तुम्हारे डैड ने हेल में से तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है। ये सुनकर आफी गुस्से में क्रिस्टी को पाइप से मार देती है, मगर इसके बाद भी आफी को घोस्ट की आवाज आती रहती है। तभी बाकी सभी वहां पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग क्रिस्टी की बॉडी को एक पुराने फ्रीजर में बांध कर रख देते हैं। अपनी फ्रेंड के मरने की वजह से वो लोग काफी दुखी थे। मार्था भी काफी सैड थी और वो नारा से अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। नारा उससे बोलती है कि मैंने भी अपनी फैमिली को खोया है, इसलिए मैं ये सब समझ सकती हूँ। उधर आफी सबसे कहती है कि अब दोबारा नीचे कोई नहीं जाएगा और इस दरवाजे को सील कर दो। और फिर आफी मार्था के पास जाकर कहती है कि तुमने बोला था कि मेरे वो स्पेल पढ़ने से अयूब का कर्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सब क्या हुआ? तुम्हारे 2 दोस्त भी मारे गए। या तो तुम्हारी रिसर्च गलत है या फिर तुम झूठ बोल रही हो। और फिर वो बुक लेकर जोर से फेंक देती है, जिससे उसके पेजेस बिखर जाते हैं। उसके बाद आफी उन पर गुस्सा करते हुए नारा को लेकर वहां से जाने लगती है। गडीस उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकती। तो बडी कहता है कि मैं तुम लोगों को पास के स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो बडी नीचे उतरकर देखता है कि इंजन की तारें टूटी हुई हैं। उधर आफी की तबीयत खराब होने लगती है और वो नारा से कहती है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। नारा उसे तसल्ली देती है और अचानक से उसे प्रीस्टेस की स्पिरिट की आवाज आती है और उसका विजन भी आता है। आफी मुश्किल से अपने डर को कंट्रोल करती है और तभी उसे अचानक से शीशे पर प्रीस्टेस का घोस्ट नजर आता है और दोबारा से आफी को विजन आता है कि वो बिल्डिंग के अंदर है और वहां से सब लोग गायब हो चुके हैं। अचानक आफी को सामने घोस्ट नजर आता है, जिससे डरकर भागते हुए वो चीखने लगती है। और फिर उसे एक जगह अपने डैड नजर आते हैं, जो उससे कहते हैं कि बी केयरफुल, उसे अब भी तुम चाहिए हो। तो आफी उनसे कहती है कि मेरे और नारा के साथ ये सब आपकी वजह से हो रहा है। लिस्माना बोलता है कि मैंने सबको रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन नहीं रोक सका। उसने तुम्हारी सॉल की डिमांड की थी और वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी आफी पीछे मुड़ती है तो उसे सामने यूब की स्पिरिट नजर आती है, जो उसका हाथ पकड़ता है तो वो जलने लगता है। अचानक से आफी चिल्लाते हुए होश में आ जाती है, मगर उसका बाजू सच में जल चुका था। सामने बैठा बडी पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, जिस पर आफी बोलती है कि उस इंसिडेंट के बाद किसी ने भी हमारी बात पर बिलीव नहीं किया था, इसलिए मैं भी कंफ्यूज रहने लग गई थी कि क्या सच है और क्या नहीं। लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि ये सब सच है और बहुत स्केरी है। बडी भी उसका हाथ देखकर परेशान हो जाता है और उस पर बैंडेज करते हुए बताता है कि तुम गाड़ी में बेहोश हो गई थी, तो मैं तुम्हें अंदर ले आया। आफी नोटिस करती है कि बडी की रिस्ट पर भी एक निशान है और वो उससे कहती है कि यूब का घोस्ट तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगा। वो सोचती है कि ये घोस्ट अब इतने अरसे बाद ही ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ बडी उससे पूछता है कि क्या घोस्ट गाड़ी भी खराब कर सकते हैं, क्योंकि वायर्स टूटी हुई थी। जिस पर आफी कहती है कि मैं नहीं जानती, हमें ब्लैक बाइबल में से देखना होगा कि हमारा मुकाबला किस चीज से है। तभी बडी वॉकी टॉकी पर लियो को बाकी सबके साथ बुक लेकर आने के लिए कहता है। आफी मार्था को सॉरी बोलती है और कहती है कि इस बुक को तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करना होगी। गडिस वहां नहीं आई थी, इसलिए बडी लियो को उसे लाने के लिए भेजता है। उधर मार्था आफी को बताती है कि इस बुक को बहुत से लोगों ने यूज किया है, इसमें स्पेल से भी बढ़कर काफी कुछ है जिसे पूरी तरह समझना हमारे बस में नहीं है। लियो पूरे घर में गडिस को ढूंढता है, मगर वो नहीं मिलती और फिर एक रूम में उसे फ्लोर पर ब्लड से डिमोनिक सिंबल बना हुआ नजर आता है। गडिस उसी रूम में छुपी हुई थी और वो अचानक से सामने आकर लियो पर अटैक कर देती है। उसके बाद वो उसे उसी रूम में बंद कर देती है। ये वही रूम था जहां बचपन में अयूब उन्हें बंद किया करता था। लियो रिक्वेस्ट करते हुए गडिस से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, मगर वो बोलती है कि फादर अयूब ने कहा लियो को सजा दो, और फिर वो उसे उस अंधेरे कमरे में बंद करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आफी को अपने ब्लड के निशान के साथ 3 और निशान नजर आते हैं और उसे ख्याल आता है कि ये गडिस के हैं, क्योंकि उसने गडिस की फिंगर पर बैंडेज देखी थी और वो फोटो में भी अयूब के काफी करीब बैठी थी। तो आफी उन्हें बताती है कि वो अयूब के घोस्ट के साथ मिली हुई है और उसे शायद स्टॉकहोम सिंड्रोम की बीमारी है, जिसमें इंसान को खुद को तकलीफ देने वाले इंसान से प्यार हो जाता है। उधर लियो को अपने बचपन के विजन आने लगते हैं जो उसे हॉन्ट करते हैं। वो वॉकी टॉकी पर बडी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। तभी क्रिस्टी की डेड बॉडी फ्रीजर से बाहर निकल आती है, जिसके अंदर अयूब का घोस्ट था, और फिर वो लियो को ब्रूटली मारकर सेलर में ले जाता है।
उसके बाद आफी मार्था से पूछने लगती है कि क्या उस स्पेल ने अयूब के घोस्ट को जगा दिया, मगर मार्था कुछ नहीं बोलती। तो आफी रूम से बाहर जाने लगती है, मगर दरवाजा लॉक था। बडी लियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो घोस्ट की आवाज आती है कि लियो मेरे साथ है और तुम भी जल्दी आ जाओगे। तो आफी गुस्से से वॉकी टॉकी को तोड़ देती है। उसके बाद वो दोनों रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ गडीस तैयार होकर एक बेड पर लेट जाती है और अयूब को बुलाने लगती है, ये कहते हुए कि मैं तैयार हूँ। तभी अयूब की स्पिरिट उसे पोजेस कर लेती है। आफी और बडी रूम से बाहर आकर गडीस को ढूंढने लगते हैं, जो कि सामने स्टेयर्स पर बैठी थी, और वो बडी से कहती है कि मरने की अगली बारी तुम्हारी है, हम सब दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। और वो कहती है कि तुम सब अंधे हो, तुम्हें अयूब की ग्रेटनेस नजर नहीं आती, वो हमसे प्यार करते हैं और उन्होंने मलोक के आगे हमारे लिए बैक किया ताकि हम सब हमेशा के लिए एक हो सकें, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें अपना काम पूरा नहीं करने दिया और उन्हें मार डाला। बडी गडीस की हालत देखकर बुरी तरह रोने लगता है और कहता है कि हम सब तुमसे प्यार करते हैं, देवी भी तुम्हारी वजह से मर गई। तो गडीस रिवील करती है कि मैंने उस रात ब्लैक बाइबल का यूज करके अयूब की स्पिरिट को बुलाया था और उन्होंने देवी का सैक्रिफाइस लिया, लेकिन उनको हमेशा के लिए जिंदा करने के लिए हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसकी स्पिरिचुअल टाइज काफी स्ट्रॉन्ग हो, और इसके लिए उसने आफी का इस्तेमाल किया। उसके बाद वो बडी को नीज पर झुकने का कहती है, मगर वो नहीं मानता और बुक को जलाने लगता है। तो गडीस डिमोनिक पावर को यूज करते हुए उससे बुक ले लेती है और उसे हवा में लेविटेट करवाते हुए जमीन पर गिराकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद आफी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो गडीस देखती है कि उसकी पावर्स आफी पर काम नहीं कर रही, तो आफी उसे मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे अयूब से ज्यादा पावरफुल चीजों से लड़ चुकी हूँ, तुम्हारा मुझ पर कुछ असर नहीं होगा। तभी गडीस बेहोश बडी की मदद से आफी को दूर गिरा देती है। उसके बाद वो नारा की तरफ बढ़ती है तो मार्था नारा को वहां से भगा देती है और गडीस से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने कहा था कि हम सब इसके बाद खुश रहेंगे। जिस पर गडीस कहती है कि मैं तो खुश हूँ और फादर अयूब ने हम दोनों के लिए रास्ता खोल दिया था। यहाँ मार्था को बचपन का विजन आता है। पीछे से आफी मार्था को कहती है कि इसकी बात ना सुनो। तभी मार्था नाइफ से गडीस को मारने लगती है, मगर वो अपनी पावर से उसे रोककर वापस उसी को मारकर धक्का दे देती है। आफी किसी तरह मार्था को रूम में ले जाती है। इस दौरान मार्था ने चुपके से गडीस की ब्लैक बाइबल ले ली थी। गडीस उस रूम को आग लगाकर उन्हें वहां बंद कर देती है। तभी मार्था आफी को सॉरी बोलती है और उसे बाइबल देते हुए कहती है कि अयूब और गडीस को रोकने के लिए इसे यूज करो। वो कहती है कि तुम चोजन वन हो, इसमें से सिंबल्स देखते हुए स्पेल्स को पढ़ो, और फिर तभी वो मर जाती है। उसके बाद आफी बुक में से स्पेल ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ गडीस नारा के पीछे पड़ी हुई थी, जो कि उसे छुप रही थी। आफी को एक स्पेल मिलता है तो वो अपना ब्लड वहां लगाकर स्पेल पढ़ती है, जिससे उसके हाथ में पावर आ जाती है कि वो चीजों को अपनी जगह से हिला सके। और फिर आफी उस पावर की मदद से रूम का दरवाजा तोड़ देती है, लेकिन वो देखती है कि उसका हाथ डेविल जैसा हो गया है। उसके बाद वो जाकर बेहोश बडी को उठाती है। आग आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलती जा रही थी। आफी बडी से कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना है, और फिर वो उसे बाहर छोड़कर वापस नारा को लेने के लिए अंदर जाती है और बडी से कहती है कि तुम गाड़ी ठीक करो। उसके अंदर जाते ही दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है और वो फिर से विजन में पहुंच जाती है, जहां लिस्माना और उसकी स्टेप मॉम की बॉडी स्माइली फेसेस के साथ सामने टीवी देख रहे थे, जिसमें नारा हेल्प मांगते हुए नजर आ रही थी। आफी वो टीवी तोड़ देती है और फिर टॉर्च लेकर सेलर के अंदर जाती है, जहां उसे डिमोनिक आवाज आती है कि तुम अब मेरी दुनिया में हो। उसके बाद आफी स्टेयर से ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाती है तो वहां उसे एक रूम में लियो मिलता है, जिसका चेहरा काफी बिगड़ा हुआ था। वो आफी को मदद के लिए बुलाता है, मगर वो उससे डरकर बाहर भाग जाती है। फिर उसे एक रूम में क्रिस्टी और जेनर के बचपन का विजन आता है। वो उनसे नारा कब पूछती है तो दोनों डिफरेंट साइड पर इशारा करती हैं। तभी आफी को नारा की आवाज आने लगती है और वो दोनों उसे हॉन्ट करने लगती हैं। आफी उन्हें अंदर बंद कर बाहर चली जाती है। उसके बाद वो एटिक में जाती है तो वहां उसे नारा मिलती है, जो कि बहुत डरी हुई थी। वो दोनों वहां से भागने लगती हैं तो अयूब का घोस्ट उनके पीछे लग जाता है। आफी नारा को बाहर भेज देती है और अयूब कहता है कि तुम अब उससे बिलोंग करती हो, और फिर अयूब की जगह गडी सामने आकर उसे पकड़ लेती है। यहाँ आफी के हाथ की पावर्स भी काम नहीं कर रही थीं। तभी गडीस उसके ऊपर खून की उल्टी कर देती है और फिर उसके मुंह में अपनी डिमोनिक टंग डालती है। आफी नाइफ लेकर उसे मारने लगती है तो वो उसे दूर फेंक देती है। नारा भी वहां आ जाती है और वो दोनों छुप जाती हैं। उसके बाद आफी अपने हाथ की पावर को यूज करते हुए उसे मारने लगती है और फिर उसके सर में 100 ब्लेड घुसाकर ऊपर आ जाती है। वो और नारा घर से बाहर निकल जाती हैं, मगर गडीस भी उनके पीछे पहुंच जाती है।
तभी बडी उसे गाड़ी से टक्कर मार देता है। अयूब की स्पिरिट उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आ जाती है और गडीस मर जाती है। देन वो स्पिरिट आफी के अंदर घुस जाती है तो आफी नारा को खुद से दूर करके अपने आप को चाकू मार लेती है। आंखें खुलने पर वो खुद को दूसरी दुनिया में पाती है जहां उसे मोलोक नजर आता है। वो आफी से कहता है कि अपना सब कुछ खोकर भी तुम अपनी डेस्टिनी से भाग रही हो और बोलता है कि तुम अपनी जान नहीं ले सकती क्योंकि तुम्हारी सोल तब से मेरी है जब तुम छोटी सी थी। और फिर वो आफी को उसकी सोल देकर दोबारा जिंदा कर देता है। नारा बहुत खुश होती है। तभी बडी को अपने सब फ्रेंड्स की स्पिरिट्स नजर आती हैं। मोलोक ने अयूब की स्पिरिट को भी हेल में भेज दिया था क्योंकि उसने अपना सेक्रीफाइस पूरा नहीं किया था। अगली सुबह वो लोग वहां से चले जाते हैं। आफी ने वो बुक भी अपने पास रख ली थी लेकिन उसकी सोल अभी भी मोलोक यानी डेविल के कंट्रोल में थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड टू मूवीज एक्सप्लेन्ड हिंदी उर्दू।